नमस्कार बच्चों, आज हम सब कक्षा 8 की भाषा सेतु के चैप्टर 12 यानी पाठ 12 पूर्वी सीमांत असम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। क्योंकि इस पाठ को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, इसलिए इस वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य को कवर करेंगे। अभ्यास प्रश्न, बोध और विचार, बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुने। आपसे कहा गया है कि आप प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। पहला प्रश्न है, कालिदास ने रघुवंश में असम को किस नाम से पुकारा है? तो उत्तर है नील लोहित, इसलिए ख ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, किस जाति ने असम पर सर्वाधिक 600 वर्षों तक शासन किया? तो उत्तर है अहोम जाति ने, इसलिए क ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में असम में किन धर्मों का प्रभाव रहा? तो उत्तर है शैव, बौद्ध, शाक्त, इन सभी धर्मों का प्रभाव रहा, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर सही है, घ ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, असम में किस तरह की लकड़ी नहीं पाई जाती है? तो उत्तर है वहां पे साल, सागौन, शीशम, ये सारी लकड़ियां पाई जाती हैं, जबकि चंदन की लकड़ी नहीं पाई जाती है, इसलिए घ ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, डिगबोई में क्या निकलता है? तो उत्तर है किरासिन, इसलिए ग ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न है, कौन असम की मुख्य फसल नहीं है? तो गेहूं असम की मुख्य फसल नहीं है, इसलिए का ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है, प्राग ज्योतिष की स्थापना किसके वंशजों ने की थी? तो उत्तर है श्री रामचंद्र के, इसलिए का ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न है, आमेर के राजा राम सिंह को किसने हराया था? तो उत्तर है सेनापति लाचित बरफुकन ने, इसलिए ख ऑप्शन सही है। नौवां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में असम के किन वीरों का नाम उल्लेखनीय है? तो पीएलई बरफुकन, महेश चंद्र बरुआ, मणिराम, इन सभी का नाम उल्लेखनीय है, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन घ सही है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, कौन रचनाकार असम के नहीं है? तो इन सब में हेमचंद्र गोस्वामी, लीलाधर जोगड़ी तथा देवकांत बरुआ ये असम के हैं, जबकि इंदिरा गोस्वामी जो है ये असम के नहीं है, इसलिए ख ऑप्शन सही है। ठीक है, इस प्रश्न का ख ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। अब हम लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, असम को जादूगरनियों का देश क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि असम को कामरूप का प्रदेश होने के कारण जादूगरनियों का देश कहा जाता है, जहां कामाख्या देवी का मंदिर है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, असम शब्द का अर्थ क्या है? इस प्रदेश का नाम असम कैसे पड़ा? तो उत्तर है असम का अर्थ है असमान होना, यानी ऊंचा नीचा होना, जो समतल न होना। अहोम जाति के नाम पर इस प्रदेश का नाम असम पड़ा, जो अहोम जाति है वहां की, उसी के नाम पर असम का नाम असम पड़ा है, अहोम के नाम पर ही असम पड़ा है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, असम का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो उत्तर है बिहू। बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। जीके में भी आपसे पूछा जाता है कि असम का मुख्य त्योहार क्या है, मेन त्योहार क्या है, तो उत्तर होता है बिहू। ठीक है। चौथा प्रश्न है, असम में पाई जाने वाली प्रमुख लकड़ियों के नाम बताइए कि असम में कौन कौन सी लकड़ियां पाई जाती हैं? तो उत्तर है असम में साल, सागवान, सनीबर, महोगनी, सेमल, शीशम और बुला की लकड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है पांचवा, असमिया भाषा की पहली महान कृति का क्या नाम है? यानी जो असमिया भाषा में पहली महान कृति की रचना हुई थी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है देवजीत। असमिया भाषा में लिखी गई पहली महान जो कृति थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था देवजीत। आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, असम की भौगोलिक स्थिति क्या है? यानी असम किस प्रकार का है, उसके आसपास की क्या स्थिति है? ठीक है। उत्तर है असम के उत्तर में भूटान है, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर हैं, और पश्चिम में बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल है, तथा असम के उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। तो यह असम की भौगोलिक स्थिति है। दूसरा प्रश्न है, असम में बिहू उत्सव का विशेष महत्व है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि असम का प्रमुख त्योहार बिहू है। यह यहाँ की संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। बिहू का त्योहार 3 प्रकार का होता है, काते बिहू, माघ बिहू या भोगाली बिहू, रंगाली बिहू। रंगाली बिहू इनमें प्रमुख है।
जो वसंत के अवसर पर मनाया जाता है। यानी रंगाली बिहू कब मनाया जाता है? तो रंगाली बिहू वसंत के उत्सव पर मनाया जाता है। जब वसंत ऋतु का उत्सव होता है उसी समय रंगाली बिहू भी मनाया जाता है, जो कि असम का मुख्य त्योहार है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में असम वासियों का क्या योगदान था? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि स्वतंत्रता संग्राम में असम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पीएलई बरफुकन ने ब्रिटिश प्रशासन को चुनौती दी। मणिराम और महेश चंद्र बरुआ फांसी पर चढ़ गए। गांधी युग में तरुणराम बरफुकन, नवीन चंद्र बरलोई, गोपीनाथ बरलोई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम में असम की तरफ से। चौथा प्रश्न है, असम राज्य के साहित्य और संस्कृत विषय पर टिप्पणी लिखिए। यानी असम के बारे में आपको कुछ जानकारियां देनी है। उत्तर है, असम में साहित्य का उदय 13वीं सदी में माना जाता है। माधव कांदली की देवजीत असमिया की प्रथम कृति है। आधुनिक युग के प्रसिद्ध लेखक हैं हेमचंद्र गोस्वामी, लक्ष्मीनाथ बैज बरुआ, नलिनी बाला देवी, ज्योति प्रसाद अग्रवाल आदि। असम में बंगाली, उड़िया, हिंदी, मुंडारी तथा नेपाली आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। असम की संस्कृति महान है। यहाँ नाना प्रकार की जातियों का संगम है। यहाँ के लोगों को नाच गाने का विशेष शौक है। बिहू इनका प्रमुख त्योहार है। असम का प्रमुख त्योहार क्या है? बिहू। और यहाँ के लोगों को नाच गाने का विशेषतः शौक है, यानी इन्हें बहुत अच्छा लगता है नाच गाने में पार्टिसिपेट करना। पांचवा प्रश्न है, माजुली को दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा हुआ है। यहाँ घनी आबादी में लोग बसे हुए हैं। इसी कारण माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यानी ये जीके का भी प्रश्न है। आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ है। ठीक है। आगे छठा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। जो कथन आपको दिए गए हैं इनका क्या आशय है वही आपको स्पष्ट करना है, बताना है। इसमें क है, असम नाना धर्मों और मान्यताओं का विचित्र गुलदस्ता है। इसका आशय क्या है? तो इन पंक्तियों का आशय है, इस पंक्ति का आशय है, असम में अनेक धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। यहाँ शैव, बौद्ध, वैष्णव, मुस्लिम तथा ईसाई आदि धर्मों का प्रभाव है। ठीक है। ख है, असम की नारी करघों पर कविताएं बुनती हैं। इस पंक्ति का क्या आशय है? तो उत्तर है, असम की नारियां करघों पर सुंदर वस्त्र बुनती हैं। गांधी जी ने उनकी बुनने की कला को कविता के समान सुंदर माना है। यानी गांधी जी ने इनकी बुनने की कला को कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे असम की नारियां करघों पर कविताएं बुनती हैं। यानी इतनी अच्छी इनकी कलाकृति होती थी करघों पर जब ये कपड़े बुना करती थी। ग है, असम आधुनिक हो रहा है। इसका क्या आशय है? तो इसका आशय यह है कि आधुनिक युग में असम के रीति रिवाज बदल रहे हैं और इसका कारण यहाँ की विभिन्न जातियां हैं। यानी वहाँ जो तरह तरह की जातियां निवास करती हैं, कई जातियों का संगम है, यही इसका मुख्य कारण है। असम में आधुनिकता का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। यानी जिस प्रकार पूरा भारत बदल रहा है, आधुनिक से अत्याधुनिक होता जा रहा है, वैसे असम भी आधुनिक से अत्याधुनिक होता चला जा रहा है। आगे भाषा बोधन है। भाषा बोधन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। जो शब्द यहाँ दिए गए हैं आपको इनका शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना है, जैसे दुर्गम, कामरूप, कामाख्या, ब्रह्मपुत्र, पौराणिक, प्रागज्योतिषी, भौगोलिक, ऐतिहासिक, बौद्ध, मितव्ययिता, ग्रामोद्योग, प्रशस्ति। इस प्रकार से आपको शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना है। दूसरा प्रश्न है, छात्र प्रायः अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु तथा अनुस्वार यानी अंक की बिंदी लिखने में अशुद्धियां करते हैं। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुख से होता है, जैसे मुंह, हंस आदि। अनुनासिक के विषय में संस्कृत में एक सूत्र है कि मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, यानी मुंह और नासिका से यानी नाक से निकलने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। जो अनुस्वार होता है ये अंक की बिंदी होती है, इसका उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, जबकि जो अनुनासिक होता है उसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, जैसे अंग, अंगूर, चंचल आदि।
यह सिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। पाठ में आए अनुस्वार तथा अनुनासिक युक्त 5-5 शब्द लिखिए। आपसे कहा गया है कि पाठ में जो अनुनासिक तथा अनुस्वार के वर्ण आए हैं, शब्द आए हैं, आप उनमें से 5-5 शब्दों को चुन करके लिखिए। जैसे अनुनासिक वर्ण ये हैं ऊंचे, जहां, बोलियां, बालाएं, युवतियां, तथा अनुस्वार युक्त वर्ण यहां हमने लिख रखे हैं, जैसे मंदिर, भयंकर, रघुवंश, संगम और धर्मो। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे भूगोल प्लस इक, भौगोलिक। तो इसी प्रकार से आपको भी बनाना है। जैसे इतिहास प्लस इक, ऐतिहासिक। इस प्रकार से आपको भी बनाने के लिए कहा गया है। इक, सांस्कृतिक। स्वभाव प्लस इक, स्वाभाविक। उद्योग प्लस इक, औद्योगिक। असम प्लस इया, असमिया। शरीर प्लस इक, शारीरिक। ठीक है। प्रायः देखा गया है कि कुछ लोग श का उच्चारण स करते हैं, जो अशुद्ध है। हिंदी की सभी उपभाषाओं में केवल स ध्वनि है और हिंदी के सभी तद्भव शब्दों में भी स का ही प्रयोग होता है, किंतु तत्सम अंग्रेजी, फारसी आदि शब्दों में सभी और श केवल तत्सम मूल संस्कृत शब्दों में मूर्धन्य ध्वनियों के बाद आता है। यह वर्तनी में तो है, लेकिन उच्चारण में स जैसा उच्चारित होता है। नीचे कुछ शब्दों के अशुद्ध एवं शुद्ध एवं अशुद्ध उच्चारण दिए जा रहे हैं, जिसको आपको देखना है। तो आप इसको देख लीजिएगा। श और श वर्णों का उच्चारण ठीक से कीजिए। श, स ऊष्म व्यंजन है। ये तीनों श जो होते हैं इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय वायु मुख में टकराकर ऊष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न करती है, इसीलिए ये व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे ही 5 ऊष्म व्यंजन से बने शब्द आप लिखिए। तो आपको भी इसी प्रकार से, जैसे यहाँ दिया गया है ऊष्म व्यंजन से लिखे हुए शब्द, ऐसे आपको भी लिखना है। सूरज, पुरस्कार, मनुष्य, निश्चय, शोषण। ठीक है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। से कहा गया है कि नीचे लिखे वाक्य पढ़िए और इसी प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। जैसे जब प्रकृति आनंद मनाती है तब व्यक्ति कैसे चुप रह सकता है। पान ये लोग बहुत खाते हैं पर बिना कत्थे का। तो इसी प्रकार से आपको भी वाक्य बनाना है। इसका उत्तर इस प्रकार से है। जैसे पहला वाक्य है, जब सचिन क्रिकेट के मैदान पर होते थे तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती थी। दूसरा है, जब रमेश आया तब सुरेश चला गया। मैं रागिनी के घर गई थी पर वह घर पर नहीं थी। चौथा वाक्य है, मैं महाकुंभ में आई थी पर तुमसे नहीं मिल पाई। पांचवा प्रश्न वाक्य है, यदि राम समय से आ गया होता तो श्याम से मिल लेता। ठीक है। आगे छठा प्रश्न है, जिसमें कहा गया है कि नीचे दिया गया वाक्य पढ़िए। सुपारी खाते हैं और खूब खाते हैं। और खूब खाते हैं वाक्य को अधिक खाने पर बल देने के लिए दोहराया गया है। इसी प्रकार के 2 वाक्य और लिखिए, यानी आपको भी इसी प्रकार का 2 वाक्य लिखना है। रमेश फास्ट फूड खाता है और खूब खाता है। दूसरा वाक्य है, आराध्या पुस्तकें पढ़ती है और खूब पढ़ती है। तीसरा वाक्य है, रानी कहानियां लिखती है और खूब लिखती है। इस प्रकार से आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं, जरूरी नहीं यही लिखें, आप अपने मन से भी बना सकते हैं। ठीक है। जो कि आपको स्वयं करना है, विद्यार्थी को स्वयं करना है, तो इसको आप स्वयं करें। यहाँ लेखक का परिचय दिया गया है, तो लेखक का परिचय भी आप अवश्य जानें। आशा है कि यह पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।